हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। हम लोगों की सीरीज चल रही है लॉजिकल रीजनिंग की और आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं और एपिसोड बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट पर। कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मेंस में देखने वाले हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी किसी चीज़ का परिणाम या आप उसे रिजल्ट भी कह सकते हैं। यानी कारण और परिणाम पर बेस्ड है आपका आज का एपिसोड। तो पहले बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है। अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स एंड एग्जामिन हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज व्हेन ऑफ विच ऑफ देम इज द कॉज फॉर द अदर वन। कहने का मतलब है एग्जामिनर यहाँ पर आपको दो इवेंट्स देता है। अभी तक आप देख रहे थे आपको स्टेटमेंट मिल रहा था, उस पर क्वेश्चन हो रहे थे। यहाँ पर दो इवेंट्स देता है, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो ए और बी करके भी हो सकते हैं कि इवेंट ए इवेंट बी, इस तरीके से भी हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, उन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एग्जामिन करना है कि उन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि ये टेस्ट होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट में टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर आपके यानी कैंडिडेट का कि वो उन दोनों इवेंट्स के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाता है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि रिलेशन हो ही, ये ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में रिलेशन हो ही, लेकिन आपको देखना है, पहले उसे ध्यान से पढ़ना है। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो आपको बताना है उनमें से कौन सा कॉज हो सकता है और कौन सा इफेक्ट। यानी उन दोनों में अगर रिलेशन है तो उनमें कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। यानी वो दो घटनाएं होंगी जिसमें एक उसका कारण होगा और एक परिणाम होगा। मैं पहले ही बता दूं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कहता है जनरली द क्वेश्चन कंटेन्स पेयर ऑफ इवेंट्स एंड यू हैव टू डिसाइड देयर नेचर ऑफ रिलेशनशिप। वही चीज़ बोली है कि आपको सामान्य रूप में क्या दिया जाएगा, दो इवेंट दिए जाएंगे, पेयर ऑफ इवेंट होंगे और आपको डिसाइड यानी कि आपको ये डिसाइड करना होगा, ये फैसला लेना होगा कि भाई इन दोनों के बीच में इनका रिलेशन क्या है, वो समझना होगा। रिलेशन इनका डिपेंडेंट है एक दूसरे में या दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ को समझेंगे हम पॉइंट से। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट टू रिमेंबर का सीन नहीं है, आप क्वेश्चन से ही देखकर समझ पाओगे कि क्या चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहला क्वेश्चन है इवेंट ए इवेंट बी। पहला है फ्रॉम नाउ ऑन द टू मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल वोडाफोन एंड आइडिया विल ऑपरेट एज अ सिंगल एंटिटी इन इंडिया। यानी अब से दो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो, यानी कि एक वोडाफोन और एक आइडिया, वो एक सिंगल एंटिटी के रूप में भारत में काम करेंगे। आप जानते हैं, आपने ऐड भी सुना होगा, आजकल वी का ऐड चल रहा है, तो वी फॉर वोडाफोन एंड आई फॉर आइडिया। तो ये दोनों कंपनीज अब मर्ज हो गई हैं और एज अ सिंगल एंटिटी ये भारत में काम करने वाली हैं, कर रही हैं मतलब। दूसरा क्या है, द टू मल्टीनेशनल्स हैव अप्रूवल्स टू ऑपरेट इंडिविजुअली इन इंडिया। कह रहे जो दो मल्टीनेशनल हैं इनके पास अप्रूवल है कि ये अपने अपनी कंपनीज को इंडिविजुअली अकेले स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मल्टीनेशनल की बात हो रही है ऊपर भी और इन्हीं दो की बात नीचे भी हो रही है। तो कई बार स्टूडेंट कहता है कि मैम नीचे तो उनके नाम ही मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, लेकिन उसने बोला है द टू मल्टीनेशनल्स, तो उन्हीं की बात कर रहा है, वो दो मल्टीनेशनल्स की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं इन्हें देखूं तो रिलेट कर रहे हैं, अगर मल्टीनेशनल्स की बात हो रही है या उन दोनों की बात हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक में तो बात हो रही है कि वो सिंगल एंटिटी के रूप में काम करेंगी और एक में बात हो रही है कि वो इंडिविजुअली, उनके पास अप्रूवल है कि इंडिया में इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली अप्रूवल है तो इंडिविजुअली काम क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? तो अगर इसका आंसर देखा जाए, आप नीचे ऑप्शंस देखिए बेटा, आपको इसमें से आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्यों होगा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी इसमें। पहला इफेक्ट है, यानी इवेंट ए जो है वो इफेक्ट है, वो परिणाम है, और जो सेकंड है बी वो उसका कॉज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें इफेक्ट ही पहला होगा, ऐसा कैसे बताया, सेकंड को क्यों नहीं बोला? आप खुद सोचिए, दो कंपनी हैं, वो अचानक एक साथ मिलकर काम कर रही हैं या अचानक उन्होंने अपनी कंपनीज का मर्जर कर दिया है, तो कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। यानी कि वो एक परिणाम है, वो एक रिजल्ट है, किसी घटना का रिजल्ट है वो। जैसे हमने सुना था कि पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं,
तो कोई तो रीज़न होगा, बिल्कुल हो सकता है स्टाफ कम हो सकता है इनकी कैपिटल अच्छी ना हो सकता है ये बैंक डूब रहे हो, है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न की वजह से मर्जर होता है। तो दो कंपनीज वोडाफोन और आइडिया जो कि मानी जानी कंपनी है, वो अगर दोनों मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रही है तो इसका कोई रीज़न होगा, यानी कि ये खुद तो रीज़न नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पर, इफेक्ट। तो पहला तो इफेक्ट हो गया, दूसरा उसका रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अप्रूवल होता इंडिविजुअली काम करने का तो वो कर क्यों रही है, या तो फिर सेकंड वाले में मेंशन किया होता कि भाई वोडाफोन को नुकसान हो गया या आइडिया को बहुत नुकसान हो गया, उनके शेयर्स उसमें हो गए, कुछ भी ऐसा दिया होता, कस्टमर अट्रैक्शन का कुछ भी दिया होता, तो मैं उसको एज अ कॉज मान सकती थी उन दोनों का एक साथ काम करने का। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए सेकेंड वाला उसका कॉज नहीं होगा, लेकिन पहला वाला इफेक्ट ज़रूर है। आशा है आपको बात समझ में आई होगी मेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू स्टॉप इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जो हमारी सरकार है वो फेल हो गई है। किस चीज़ में फेल हो गई है? वो फेल हो गई है इनफिल्ट्रेशन करने में। किसका? अक्रॉस द बॉर्डर से जो लोग आते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोग घुसपैठ ये रूप से या जो लोग इलीगल रूप से भारत में रह रहे हैं या बॉर्डर से आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उन पर लगाम कसने में एक तरह से गवर्नमेंट फेल हो गई है। और दूसरा क्या है? फॉरेनर्स हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर मैनी ईयर्स विदाउट परमिशन। जो फॉरेनर्स हैं, चाहे फिर वो कहीं से भी हो, हमारे देश के बाहर जितने भी देश हैं वो हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ से लोग आकर कई सालों से भारत में रह रहे हैं विदाउट परमिशन। ध्यान रहे, विदाउट परमिशन। भारत में रहना गुनाह नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन या इलीगल तरीके से रहना बिल्कुल गुनाह है किसी भी कंट्री में। तो विदाउट परमिशन रह रहे हैं। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो रिलेशन है। ऊपर भी तो घुसपैठ की बात हो रही है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है अक्रॉस द बॉर्डर, जो लोग आते हैं बॉर्डर्स के बाहर से और यहीं बस जाते हैं, तो उनको हटाने में या उनका फिल्ट्रेशन करने में जो सरकार हमारी वो नाकाम हो गई है। और दूसरा में बोल रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ पर बसे पड़े हैं विदाउट परमिशन। तो आप देखो दोनों में रिलेशन तो है। अब काम क्या करना है आपको? आपको बताना है कि इनमें से कॉज क्या, इफेक्ट क्या है, या फिर दोनों ही इफेक्ट हैं या दोनों ही कॉज हैं, या क्या हो सकता है। नीचे ऑप्शंस देखिए और सोचिए आंसर। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ अगर आपने सोच लिया हो। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है। सेकेंड यानी इफ बी इज इफेक्ट एंड ए इज इट्स कॉज, यानी ए कारण है और उसका इफेक्ट सेकेंड है। यानी कि ये कारण है कि भारत सरकार जो है हमारी वो इनफिल्ट्रेशन करने में क्या कर रही, फेल हो गई है या नाकामयाब रही है। इस वजह से इसका रिजल्ट स्वरूप हमें ये देखना पड़ रहा है कि फॉरेनर्स इतने सालों से बिना परमिशन के यहाँ रह रहे हैं। अगर पहले ही गवर्नमेंट इतनी सतर्क हो जाती या इतना फिल्ट्रेशन कर पाती कि बाहर से आने वाले लोग हमारे यहाँ ना बसते, तो फॉरेनर्स इतने सालों से रह पाते? नहीं रह पाते। विदाउट परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते। तो इसलिए सेकंड वाला इफेक्ट है और पहला वाला इसका कॉज है। समझिएगा, कुछ लोग ये सोचते हैं, कॉज एंड इफेक्ट में गड़बड़ करते हैं कि पहले वाले को वो मान लेते हैं इफेक्ट और दूसरे नीचे बी वाले को मान लेते हैं कॉज, कि भाई यहाँ रह रहे हैं इसलिए इनफिल्ट्रेशन नहीं कर पाई भारत सरकार। भाई सिंपल सी बात है, पहले इनफिल्ट्रेशन नहीं कर पाई होगी तभी तो वो लोग आए होंगे, और जब आए होंगे तभी तो रहे होंगे इतने सालों से, है ना। तो आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। बोला रिसेंटली एन एयर इंडिया फ्लाइट वॉज ग्राउंडेड इन दिल्ली बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल इशू। अभी हाल ही में देखा गया कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है वो उसे दिल्ली में उतारना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। दिल्ली में उसको उतारना पड़ा और उसकी लैंडिंग करानी पड़ी, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू यानी कि तकनीकी खराबी आ गई थी। आपने देखा होगा कई बार प्लेन कहीं से कहीं जा रहा है लेकिन बीच में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसे बीच में ही लैंड करना पड़ता है, वरना सबकी जान को खतरा हो सकता है ना। तो सेकेंड इवेंट क्या कह रहा है? कह रहा है एयर इंडिया फेसेस अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियर्स। दूसरे में एयर इंडिया की बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जो है वो बहुत बड़ी तंगी शॉर्टेज फेस कर रही है इस समय, ठीक है, मेंटेनेंस इंजीनियर्स की। जो इंजीनियर्स होते हैं जो टेक्निकल इशू को सही करते हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है या उनकी कमी हो गई है, उनको फेस कर रहे हैं। तो ऊपर भी एयर इंडिया की बात हो रही है, नीचे भी एयर इंडिया की बात हो रही है।
ऊपर भी टेक्निकल इशू की बात हो रही है, नीचे भी किसी मेंटेनेंस इंजीनियर्स वगैरह की बात हो रही है, तो रिलेशन तो दोनों में है। अब रिलेशन क्या है ये देखना है। तो अभी आप अपने दिमाग में सोचिए, ऑप्शंस देखिए और आंसर सोचिए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं आंसर आपको बताती हूँ। आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2 अगेन। बी जो है वो इफेक्ट है और फर्स्ट जो है वो उसका कारण है, यानी पहला जो है वो कारण है और उसके बाद इफेक्ट ये है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो लगता है टेक्निकल इशू आया इसलिए होगा क्योंकि इंजीनियर पूरे नहीं थे। कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चे, ऐसा है कि अगर किसी भी फ्लाइट को आप उड़ने की वो दे रहे हो कि परमिशन कि हाँ उड़ रही है, तो इसका मतलब पहले उस पर पूरा काम किया गया होगा। ऐसे तो है नहीं कि पहले से टेक्निकल इशू था फिर भी कहा कि नहीं नहीं तुम लोगों को भरो और तुम उड़ो, चाहे तुम बाद में ब्लास्ट हो जाओ, चाहे तुम में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा तो नहीं है, यानी कि अचानक ये ग्लिच आया है ना, ये टेक्निकल इशू अचानक आया है, इसीलिए एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उन्हें दिल्ली में। लेकिन जो पहला वाला है वो कारण है, जो पहला वाला है वो कारण है कि इस वजह से ये इस कारण की वजह से कारण था कि एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ रही थी और वो दिल्ली में लैंड कर गई टेक्निकल इशू की वजह से। अब दिल्ली में लैंड करी तो उसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो एयर इंडिया की जो वहाँ पर जो भी टेक्निकल टीम रही होगी या जो भी है उसमें इंजीनियर्स जो मेंटेनेंस वाले थे उनकी शॉर्टेज हो गई। अब वहाँ पर जितने इंजीनियर थे वो काम में लगे होंगे फॉर एग्जांपल, और अचानक आप लैंड, उन्हें थोड़ी ना सपना आ रहा कि वहाँ से एक प्लेन आएगा और अचानक खराब हो जाएगा और यहाँ लैंड कर जाएगा। तो यहाँ पर इंजीनियर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट है और वो उसे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। हो सकता है उनके अपने इंजीनियर्स जो हैं, जो दिल्ली के इंजीनियर्स हो, वो एयर इंडिया की इस फ्लाइट को सही करने पर लग गए हो और इस वजह से जो बाकी जो ग्लिच आ रहे हो या बाकी जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो उनके लिए उनके पास इंजीनियर्स जो होंगे मेंटेनेंस करने वाले उनकी शॉर्टेज हो गई होगी, बिकॉज एक अचानक से एक बंदा आ गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके घर में खाना है 10 लोगों का और अचानक से 3 लोग और आ गए, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी क्योंकि खाना 10 लोगों का था और बंदे 2 एक्स्ट्रा हो गए यानी 12 लोग हो गए, तो कमी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ध्यान रहे सेकंड वाला जो है इफेक्ट है और पहला वाला कॉज है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे इवेंट 1 इवेंट 2 नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एसबीआई या आईबीपीएस पीओ के मेंस में आया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है ये इफेक्ट एंड कॉज ही, लेकिन देखो किस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ने खुद पूछा है इफेक्ट, यानी कॉज का कोई रीजन नहीं, बस वो कह रहा है कि आप इफेक्ट बताओ, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टेकिंग क्यूज फ्रॉम ट्रेन इन स्विट्जरलैंड, इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू रन स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जूरियस coaches equipped with infotainment system and glass ceiling in Kashmir. The government of India has decided to run glass top trained coaches in Kashmir. तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। स्टेटमेंट में बोला है कि स्विट्जरलैंड से प्रभावित होकर या स्विट्जरलैंड से एक आइडिया लेकर, वहाँ की ट्रेन जो होती है उनसे आइडिया लेकर, आपने देखा हो स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन्स होती हैं वो ग्लास शीट्स बेस्ड होती हैं काफ़ी ट्रेन्स, तो जो स्विट्जरलैंड की ट्रेन्स है उनसे प्रभावित होकर भारतीय रेलवे ने ये डिसाइड किया कि हम भी कश्मीर में क्या करेंगे, जो ट्रेन चला रहे हैं वो ग्लास सीलिंग ट्रेन रखेंगे और साथ ही साथ उसमें क्या करेंगे, अंदर ही उसका स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि कश्मीर से रिलेटेड या हेरिटेज उनका या वहाँ की जो सभ्यता है उसको उन कोचेज में, जो ट्रेन के कोचेज होंगे उसमें उनकी प्रदर्शनी टाइप की लगाएंगे, एक तरह से इक्विप्ड कर देंगे उन्हें स्टेट ऑफ आर्ट, जिससे लोग रूबरू हो पाए। इन्फोटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान, और टेनमेंट का मतलब होता है जैसे एंटरटेनमेंट होता है मनोरंजन, तो ज्ञान का रंजन जिसे बोलते हैं इन्फोटेनमेंट बोलते हैं उसे। तो उससे लोगों को ज्ञान मिलेगा कि कश्मीर किस लिए फेमस है, कश्मीर में क्या क्या है, क्या क्या यहाँ की सभ्यताएं हैं, क्या क्या यहाँ की कला है। इस तरीके का एक लग्जूरियस कोच बनाया जाएगा कश्मीर की जो ट्रेन होगी उनमें। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रन ग्लास टॉप ट्रेन्स कोचेज इन कश्मीर, और कश्मीर में इस तरह की ग्लास टॉप ट्रेन्स चलेंगी। तो अब ये है स्टेटमेंट। अब आपको बोला क्या है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेप टेकन बाय द इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवे ने यानी भारतीय सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, ये स्टेप जो उठा रही है, उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट यानी उसके परिणाम क्या होंगे। अब देखो, आपने पूरी जो चीज़ ऊपर पढ़ी है तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि भारतीय सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो ये किसी गलत उसकी वजह से लिया हो। तो देखो पहला क्या है, टूरिज्म इनफ्लो will increase
इन कश्मीर वैली ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश में जो कश्मीर वैली है उसमें जो टूरिज्म है उसका फ्लो ज़्यादा होगा, यानी बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये ट्रेन में इस तरीके से प्रदर्शनी लगाना, ट्रेन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना, इस तरीके से अपने देश के हेरिटेज को प्रमोट करना, ये सब क्यों होता है कि लोग हमारे यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, विदेशी आएंगे, कोई किसी से सुनेगा अच्छा वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, हम वहाँ जाएंगे। जैसे हम जाते हैं बाहर विदेश घूमने, है ना, किसी भी शहर में घूमने के लिए, अच्छा वहाँ ये लगा है, वहाँ इस तरह की प्रदर्शनी हो रही है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है। फॉरेन करेंसी आएगी भाई इससे, तो पहला बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है। दूसरा देखते हैं, देयर विल बी अ डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व्स इन द कंट्री। कह रहा है इसलिए इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो फॉरेन रिजर्व्स है या विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश में कम हो जाएगी। भाई अगर टूरिज्म बढ़ेगा यानी कि बाहर से कई लोग आएंगे, और जब कई लोग आएंगे तो इन्वेस्ट यहाँ पर जो है खर्चा पानी भी करेंगे, तो फिर फॉरेन रिजर्व जो है हमारे देश के कम हो जाएंगे, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंस भी जा रहा है, तो सेकंड तो नहीं है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज इन कश्मीर। कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ये ट्रेन चल रही है ऐसी, है ना, ऐसे वेल इक्विप्ड ट्रेन जो है वो कश्मीर में चल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। भाई अगर कहीं पे टूरिज्म बढ़ रहा है तो लोग आएंगे, तो होटल वाले जहाँ वो स्टे करेंगे उनका भी वो बढ़ेगा, वहाँ पर कारीगर भी चाहिए होंगे, है ना, तो वहाँ पर होटल्स में लोग भी चाहिए होंगे, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट होगा। फिर चाहे वो होटल्स में हो, चाहे वो शॉप्स के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह के गाइड की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, तो यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। बिल्कुल। फोर्थ है, रेलवेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन द कंट्री। कह रहे इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि रेलवे प्ले करेगा एक क्रूशियल रोल, किसमें, टूरिज्म में। ये बात सही है, लेकिन ध्यान रहे इफेक्ट पूछे बेटा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट ये नहीं पड़ेगा कि रेलवे प्ले करेगा एक रोल, रेलवे तो प्ले कर ही रहा है, ये तो हम ले चुके हैं, ये डिसीजन तो हम ले चुके हैं, गवर्नमेंट ले चुकी है, रेलवे डिपार्टमेंट ले चुका है। तो रेलवे डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रूशियल रोल प्रमोट करेगा, प्रमोटिंग होगी किसकी, टूरिज्म की कंट्री में, ये तो सही बात है। लेकिन हम यहाँ पर इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से भी अगर आप देखें, अगर आप मान लो चौथा भी आप सही मान रहे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखो तो पहला भी सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। तो दो तो बिल्कुल फिक्स है कि फर्स्ट और थर्ड तो आंसर है ही। और वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया है फिफ्थ, ओनली 1 and 3 ट्रू, या ओनली 1 and 3 आर द इफेक्ट्स। तो बिल्कुल आंसर होगा 1 and 3। आशा है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब देखो क्या है, द कैबिनेट हैज कट द प्राइस ऑफ इथेनॉल टू ₹39 a लीटर फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर द नेक्स्ट शुगर ईयर बिगिनिंग दिसंबर। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है कि जो इथेनॉल है उसके पर लीटर प्राइस हम 39 रुपीज़ कम कर देंगे। इथेनॉल जो होता है वो फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, आप लोगों को पता होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फर्मेंटेशन करके आपको क्या इथेनॉल प्राप्त होता है, जिसमें शुगर की भी या शुगर केन वगैरह जो होता है उसकी भी बहुत वो होती है, फर्मेंटेशन किया जाता है, कहीं ग्लूकोज मिलता है वहाँ से C6H12O6, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। फिलहाल इतना डीप नहीं जाते। तो जो कैबिनेट है उसने कहा जो इथेनॉल है उसके प्राइस हम 39 रुपये लीटर कम कर देंगे। क्यों, फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो ब्लेंड करने के लिए, उसको ऑयल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के लिए। अब ब्लेंडिंग क्या होती है, यानी कि मिश्रण बनाना उसका, यानी कुछ इथेनॉल और उसके साथ कुछ पेट्रोल, उसको मिक्स कर देंगे। और ये शुरुआत कहाँ से शुरुआत हो जाएगी, इसकी जो रेट कम करने की शुरुआत है ये दिसंबर बिगनिंग से हम स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बच्चे को समझ में आता है कि भाई अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्या है। तो पूछा क्या है पहले तो ये देख लो, ऊपर पूछा था इफेक्ट, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये कॉज पर बेस्ड है। देखो क्या बोला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज फॉर ब्लेंडिंग द पेट्रोल विद इथेनॉल। इस पेट्रोल को इथेनॉल के साथ मिक्स करने के लिए कौन सा कॉज इसमें नहीं हो सकता। नीचे कुछ कॉज दिए बेटा, ये भी बोल सकता था कि कौन सा कॉज है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जल्दबाजी मत करना, कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट बी अ कॉज, कौन सा कारण नहीं हो सकता आपको ये बताना है। कि जो सरकार ने फैसला लिया है इसमें इथेनॉल को पेट्रोल के साथ जो ब्लेंड करने का वो है इनका आइडिया,
तो वो कौन सा इसमें से कॉज नहीं हो सकता, कौन सा कारण नहीं है जिससे के लिए उन्होंने फैसला लिया है। तो देखो ध्यान से, पहला, टू कट द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। कह रहा है इसके पीछे ये कारण हो सकता है, ये कारण नहीं हो सकता कि वो इम्पोर्ट हटाना चाह रहे हो अदर कंट्री से। तो भाई देखो, जब हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कई कंट्रीज़ पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना, कि भाई कोई हमें इम्पोर्ट करेगा चीज़, तब हम वहाँ से लेकर आएंगे और तब जाके हम अपना ऑयल की जो डिमांड्स हैं उनको पूरी कर पाएंगे। जहाँ तेल के कुएँ वगैरह हैं, अरब कंट्री जहाँ से भी हमारा ये आता है, UAE वगैरह से, तो बिल्कुल इसको कट करने का, तो बिल्कुल अगर आप इथेनॉल को उसके साथ ब्लेंड कर दोगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल की खपत थोड़ी कमी होगी, है ना। तो हमारा जो ये डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ में ऑयल के लिए, ये कम होगी। तो टू कट द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिल्कुल सही है, ये तो कॉज है। लेकिन हमें क्या बताना है, अगेन भूलना मत, हमें बताना है कौन सा कॉज नहीं है। दूसरा, टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि हम स्वयं मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए पेट्रोल की प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में। हमें दूसरों से, वही बात है जो ऊपर बोली गई है, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम अपने खुद उस पर डिपेंड रहेंगे, बिल्कुल सही है। तीसरा, टू इंक्रीज द परसेंटेज शेयर ऑफ डीलर्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कह रहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो डीलर्स होते हैं उनका परसेंटेज शेयर बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा बोल रही है। भाई क्यों बढ़ाएंगे उसका, है ना, उसका क्यों बढ़ाएंगे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये तो कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा पढ़ लेते हैं, टू मेक द एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन, इन्वायरमेंट को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जो इथेनॉल होता है उसको जब हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ, तो बेटा वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, और वो क्या करता है, जो फ्यूल होता है जिसको भी आप बर्न कर रहे हो, जिसको भी आप जला रहे हो, उस फ्यूल को वो कंप्लीटली बर्न कर देता है। और कोई चीज़ जब कंप्लीटली बर्न हो जाती है तो वो क्लीन एमिशन देती है, यानी कि वो प्रोड्यूस करती है क्लीन एमिशन। क्लीन एमिशन का मतलब है जो धुआं वगैरह होता है उसे थोड़ा क्लीन कर देती है। तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं नीट एंड क्लीन भी होगा। जब आप पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स कर दोगे तो कहीं ना कहीं जब वो जलेगा, जब धुआं निकलेगा उससे, जब गाड़ियाँ चलेंगी उससे, है ना, वाहन चलेंगे, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो फ्यूम्स आएंगे फ्यूल की, वो कहीं ना कहीं नीट एंड क्लीन रहेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो सिर्फ पेट्रोल से चलें। तो मैं देख रही हूँ कि पहला भी कारण हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और पांचवा तो है नन ऑफ दीज। तो तीसरा जो है वो कारण कभी नहीं हो सकता। सरकार इसलिए तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि भाई नहीं, जो ऑयल मार्केट कंपनीज में जो डीलर्स हैं उनका शेयर परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो कभी भी कारण नहीं हो सकता इस ऊपर लिए गए कैबिनेट के फैसले का। इसलिए उन्होंने रेट कम नहीं किए कि शेयर मार्केट वालों को, ये शेयर जो डीलर्स हैं उनका शेयर परसेंटेज बढ़ जाए। तो ध्यान दें, आंसर होगा थर्ड। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल से शब्दों में समझा सकूँ। बाकी डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे उसमें अप्रोच लगाते हो। तो अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग।